नमस्कार। शीत युद्ध और उसके प्रभाव की श्रृंखला में आज हम शीत युद्ध के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसमें चर्चिल का फुलटन भाषण। अनेक विद्वान शीत युद्ध का उद्भव विंस्टन चर्चिल के फुलटन भाषण से मानते हैं, जिसका उल्लेख इस अध्याय में पहले भी किया जा चुका है। इस भाषण के फलस्वरूप अमेरिका में रूस विरोधी भावनाएं भड़कने लगी। 19 फरवरी 1947 को अमेरिकी सीनेट के सम्मुख राज्य सचिव DNSC ने कहा कि सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। दूसरा है ट्रूमैन सिद्धांत। साम्यवाद विरोध के नाम पर अमेरिका ने 12 मार्च 1947 को विश्व के अन्य देशों के लिए ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि संसार में जहां कहीं भी शांति को भंग करने वाला परोक्ष या अपरोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहां अमेरिका सुरक्षा संकट समझेगा तथा वह उसे रोकने के लिए भरसक प्रयास करेगा। अमेरिका द्वारा ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा से स्पष्ट है कि यह उसने सोवियत संघ के प्रति अपने मनमुटाव, घृणा, वैमनस्य और अविश्वास के कारण भी की थी। तीसरा इसके अंतर्गत मार्शल योजना। विश्व को साम्यवादी क्रांति के कथित खतरे से बचाने के लिए 8 जून 1947 को अमेरिका ने मार्शल योजना की घोषणा की। 26 अप्रैल 1947 को इसकी ज़रूरत पर बल देते हुए अमेरिकी विदेश सचिव ने कहा कि यदि इस समय तत्काल यूरोप में आर्थिक पुनरुत्थान का प्रयत्न नहीं किया गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा, और इस प्रकार मार्शल योजना समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सबसे दिलचस्प एवं युग परिवर्तक घटना थी। चौथा इसमें कोमेकोन की स्थापना। यूरोप के अनेक देशों ने अमेरिकी मार्शल योजना में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। सोवियत गुट के 9 यूरोपीय देशों ने तो मार्शल योजना का करारा जवाब देने के लिए अक्टूबर 1947 को कोमेकोन का गठन किया। इसका उद्देश्य फ्रांस और इटली सहित यूरोप के साम्यवादी दलों को संगठित करना। इससे अमेरिका तथा उसके पश्चिमी यूरोप के मित्र देश सोवियत संघ के खिलाफ हो गए। पांचवा नाटो का गठन। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में कनाडा और पश्चिमी यूरोप के 10 देशों बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और नॉर्वे ने नाटो नामक सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और इसमें कहा गया कि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों पर किया गया सशस्त्र आक्रमण समझौते के सभी सदस्यों के खिलाफ हमला समझा जाएगा। यह सोवियत संघ को एक प्रकार की खुली चुनौती थी कि यदि उसने नाटो के किसी भी देश पर हमला किया तो अमेरिका उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। नेक्स्ट है चीन में साम्यवादी क्रांति। 1 अक्टूबर 1949 को बीजिंग में राष्ट्रवादी सरकार को हटाकर माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। राष्ट्रवादी सरकार के अध्यक्ष चियांग काई शेक ने भागकर ताइवान फार्मोसा में अपनी अलग सरकार बना ली। चीन में साम्यवादी शासन के पांव जमने से अमेरिका नाराज हो गया तथा उसने ताइवान की चियांग काई शेक सरकार को चीन की असली सरकार के रूप में मान्यता दी। साम्यवादी चीन की संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता के मामले पर भी अमेरिका ने बारंबार वीटो का प्रयोग किया और उसका रास्ता रोके रखा। उसने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तथा उसी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाया। अंत में 1971 में ताइवान को निष्कासित कर साम्यवादी चीन को यह सदस्यता प्रदान की गई। सातवां है बर्लिन की घेराबंदी और 2 जर्मनी का उदय। 1 मार्च 1948 को रूस ने स्थानीय मुद्रा विषयक झगड़े का बहाना बनाकर पश्चिमी बर्लिन के स्थल और जलमार्ग सभी की नाकेबंदी कर दी, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच एक और संकट उत्पन्न हो गया तथा उनको अपनी ताकत की आजमाइश का एक और मौका हाथ लगा। हालांकि सोवियत संघ बर्लिन की नाकेबंदी करने में असफल रहा और मई 1948 में ही उसे नाकेबंदी समाप्त करनी पड़ी। फिर भी इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हुए। पहला, अमेरिका ने रूस के खिलाफ अनेक सैनिक संगठनों का निर्माण कर अन्य देशों को अपने गुट की ओर आकर्षित करना शुरू किया। दूसरा, जर्मनी दोनों महाशक्तियों के शीत युद्ध का क्रीड़ा स्थल बन गया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया, जिसे 21 दिसंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का निर्माण हुआ।
यह अमेरिकी गुट का प्रभाव क्षेत्र बन गया। दूसरी ओर इसके प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को रूस ने अपने अधीनस्थ जर्मन क्षेत्र में जर्मन प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना करवा दी। 8वां अमेरिका जापान शांति संधि। 1951 में अमेरिका तथा उसके मित्र राष्ट्रों ने जापान के साथ संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ द्वारा परोक्ष रूप से इसे अपने खिलाफ मानने के कारण उसने इस शांति संधि की कड़े शब्दों में आलोचना की। 9वां है कोरिया संकट। कोरिया भी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गया, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों उसको अपनी इच्छा के अनुरूप बनाना चाहते थे। रूस ने उसे साम्यवादी बनाना चाहा, जो उनका पड़ोसी मित्र व समर्थक हो, जबकि अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक कोरिया चाहा जो पश्चिमी गुट का अंग हो। इस प्रतिस्पर्धा से कोरिया के दो टुकड़े हो गए। जब उत्तरी कोरिया में रूस समर्थक सरकार बनी तो दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी समर्थक सरकार। जून 1950 में चीन एवं रूसी सैनिकों की मदद के बलबूते पर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। उधर से अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया को सैनिक सहायता देकर मुठभेड़ को और उग्र बना दिया। इस प्रकार कोरिया संकट को लेकर जब अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र एक हो गए, वहीं रूस और चीन भी एकजुट हो गए। असल में उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच मुठभेड़ रूस व अमेरिका में ही थी। सशस्त्र युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बहसें आरंभ हुई और दोनों महाशक्तियों ने खुलकर एक दूसरे के विचारों का कटा प्रतिवाद किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया। अंततः 8 जून 1953 को युद्ध विराम हुआ। आइए अब हम देखेंगे शीत युद्ध का दूसरा चरण 1953 से 1958 तक। इसमें सबसे पहला है रूस द्वारा परमाणु परीक्षण। 1953 में सोवियत संघ ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया। इससे उसका परमाणु क्षेत्र में अमेरिका के समकक्ष होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। रूस ने सफल परमाणु परीक्षण संपन्न कर जहां परमाणु हथियारों का निर्माण आरंभ किया, वहीं उसके प्रतिद्वंदी अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों को सुरक्षा का खतरा महसूस होने लगा। परिणाम स्वरूप दोनों महाशक्तियों ने नए घातक परमाणु शस्त्रास्त्रों का आविष्कार कर उनका ढेर लगाने की होड़ प्रारंभ हो गई। सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक नामक कृत्रिम उपग्रह का परीक्षण इसका अच्छा उदाहरण है। विडंबना यह है कि स्पुतनिक के सफल परीक्षण के वक्त आइजनहावर जैसे अनुभवी सेना नायक ने टिप्पणी की थी कि इसका कोई सैनिक महत्व नहीं है, यह सिर्फ वैज्ञानिक बाजीगरी है, इसके पीछे किसी को अपनी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। तानाशाह अक्सर इस तरह के चमत्कारी स्मारक बनाती है। वस्तुतः इन वैज्ञानिक आविष्कारों का अत्यधिक सामरिक महत्व था, जिसका यथार्थवादी मूल्यांकन प्रसिद्ध विद्वान एडवर्ड क्रेस्का ने किया। दूसरा इसमें हिंद चीन की समस्या। हिंद चीन क्षेत्र वियतनाम, कंपूचिया और लाओस के दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी समर्थक सरकारें स्थापित करने के प्रयत्न में लग गई। इस क्षेत्र में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले संघर्ष में गृहयुद्ध, सैनिक टकराव या अव्यवस्था आम बात हो गई। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासकों द्वारा हिंद चीन छोड़ने के निर्णय के बाद अमेरिका का बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में प्रवेश शीत युद्ध के कारण ही प्रेरित था। अपने को मुकाबले की विश्व शक्ति प्रमाणित करने के लिए सोवियत संघ को भी रणभूमि में उतरना पड़ा। 1954 में दीन बिन उ फू के सैनिक गढ़ के पतन के बाद जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया, जिसने हिंद चीन में कंपूचिया और लाओस को स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में स्थापित किया गया। वियतनाम का विभाजन अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त हुआ। जेनेवा समझौते में यह बात मानी गई कि 2 वर्ष बाद जनमत संग्रह होगा और वियतनाम के राजनीतिक भविष्य, एकीकरण आदि का निर्णय लिया जाएगा। तब तक विभाजक सीमा रेखा पर विसैनिकृत क्षेत्र की घोषणा की गई। हिंद चीन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण नियंत्रण आयोग की घोषणा की गई और इस आयोग में भारत, कनाडा और पोलैंड आदि शामिल किए गए। परंतु शीत युद्ध के इस चरण में इस समझौते को लागू किया जाना संभव नहीं हुआ। दूसरी ओर 1956 में चुनाव स्थगित किए जाने के बाद उत्तरी वियतनाम के साम्यवादी द्वारा प्रेरित घुसपैठ छापामारों की गतिविधियों ने जोर पकड़ा। तीसरा इसमें सिएटो व सेंटो का गठन। अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों में साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए सिएटो व सेंटो सैनिक समझौतों के क्रमशः 1954 व 55 में परिवर्तित किया। इस समझौते के द्वारा सदस्य देशों को सैनिक व अन्य प्रकार की सुरक्षा की गारंटी दी गई। निश्चित रूप से यह
रूस विरोधी अमेरिका प्रयास था। चौथा, इसमें वार्सा पैक्ट का गठन। अमेरिका द्वारा साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए प्रवर्तित सीएटो, सेंटो व नाटो के निर्माण के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ भी चूकने वाला नहीं था। उसने जवाबी कार्रवाई के रूप में 14 मई 1955 को पूर्व यूरोपीय देशों को वार्सा पैक्ट में शामिल कर सैनिक तथा अन्य प्रकार की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की। निश्चित रूप से यह सोवियत प्रयास अमेरिकी विरोधी था। पांचवा है आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा। जून 1957 में अमेरिका द्वारा आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पश्चिमी एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने तथा सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार दिया। आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा से पश्चिमी एशिया के देशों में महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की गर्मी और बढ़ गई। परिणाम स्वरूप सामरिक महत्व के पश्चिमी एशियाई क्षेत्र और तेल के कुओं पर प्रभुसत्ता जमाने के लिए अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कूटनीतिक चालें चलते रहे। नेक्स्ट है इसमें पश्चिमी एशिया का संकट। आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा पर रूसी प्रतिक्रिया यह हुई कि उसने इसको पश्चिमी एशिया के लिए घातक बताया। दूसरी ओर अमेरिका तथा ब्रिटेन ने पश्चिमी एशियाई देशों में सोवियत घुसपैठ तथा राजनीतिक तोड़फोड़ की आलोचना की। सोवियत संघ ने फिलिस्तीन का समर्थन कर अरब देशों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। इसके परिणित 1956 में अरब इजराइल युद्ध हुए। स्वेज नहर का संकट मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है। 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के जवाब में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर सैनिक हमला कर दिया। अमेरिका ने मिस्र पर हमले में फ्रांस और ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, फिर भी यह हमला उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा किया गया। सोवियत संघ ने इस हमले की कड़ी आलोचना की। उसने एक बार फिर शीत युद्ध में गर्माहट पैदा की। शीत युद्ध के अनेक स्थानीय संकट ह्रासनपूर्ण औपनिवेशिक शासकों के अहंकार और अयथार्थवादी दृष्टिकोण से उत्पन्न थे। स्वेज संकट के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ईडन ने कहा कि तानाशाहों की भूख समझौते के साथ बढ़ती जाती है। हम लोग लूटपाट को सहन नहीं कर सकते और न ही नासिर की गतिविधियों को अपराधपूर्ण नपुंसकता के भरोसे छोड़ सकते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को मिलकर यह तय कर लेना चाहिए कि हम नासिर को समर्पण के लिए तैयार करें। शीत युद्ध के इस दूसरे चरण में कुछ अनेक अन्य घटनाएं भी घटी। मसलन 1956 में हंगरी में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप व उसकी पश्चिमी देशों द्वारा भर्त्सना, रूस और अमेरिका द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण, फारस का तेल विवाद, लेबनान में अमेरिकी फौज का प्रयोग तथा इराक की क्रांति। इन छुटपुट घटनाओं ने महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की लपटों को और तेज कर दिया। तो अब तक हमने ये देखा कि शीत युद्ध क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ा और दोनों ही गुटों के एक दूसरे के विरुद्ध क्या आरोप थे। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम चरण के अंतर्गत किस प्रकार से इन महाशक्तियों ने अपने प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की और विभिन्न प्रकार के सैनिक व असैनिक गठबंधनों का निर्माण किया। दूसरे चरण के अंतर्गत इन महाशक्तियों के बीच शस्त्रास्त्रों व हथियारों की होड़ बढ़ गई और जिसने शीत युद्ध की गर्माहट को और तेज कर दिया। आइए अब हम आगे देखेंगे शीत युद्ध का तीसरा चरण। सबसे पहला है 1959 में क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा। स्टालिन की मृत्यु के बाद बुल्गानिन और उसके हटने के पश्चात क्रुश्चेव के सत्ता में आने के बाद 3 अगस्त 1959 को मॉस्को और वाशिंगटन से एक साथ घोषणा हुई कि कुछ ही दिनों में सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव अमेरिका की और अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ की यात्रा पर जाएंगे। 15 सितंबर 1959 को क्रुश्चेव अमेरिका पहुंचे और 1 महीने तक उस देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे। उनका सर्वत्र भव्य स्वागत किया गया। कैंप डेविड नामक स्थान पर उन्होंने आइजनहावर से विचार विमर्श किया और यह तय किया गया कि 16 मई 1960 से पेरिस में निशस्त्रीकरण की समस्या सुलझाने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे कैंप डेविड की भावना के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा है U2 कांड व पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता। पेरिस सम्मेलन के 2 सप्ताह पूर्व 1 मई 1960 को U2 विमान कांड के होने से कैंप डेविड की भावना पर पानी फिर गया।
अमेरिका का एक जासूसी विमान सोवियत सीमा का उल्लंघन करके 2000 किलोमीटर अंदर घुस गया। रूस को इसका पता चलने पर उसने विमान चालक को पहले नीचे उतरने को कहा। ऐसा न करने पर उसने रॉकेटों की सहायता से उसे नीचे गिराकर उसके चालक गैरी पावर्स को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने इसके प्रति पहले अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, पर गैरी पावर्स द्वारा जासूसी के इरादे की स्वीकृति से अमेरिका ने भी यह माना। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में आलोचना की। इसका परिणाम पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता के रूप में सामने आया। U-2 विमान कांड के कारण सोवियत संघ ने अमेरिका से कहा कि वे अपने इस जासूसी कार्य की निंदा करें और माफ़ी मांगे तथा भविष्य में ऐसी उत्तेजक गतिविधियां नहीं करें तथा इस निंदनीय घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सजा दें। क्रुश्चेव ने आइजनहावर की सोवियत यात्रा का निमंत्रण वापस लेते हुए कहा कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब पेरिस शिखर सम्मेलन का आरंभ हुआ तो क्रुश्चेव ने U-2 कांड को उठाते हुए अपनी उक्त मांगें रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर इसके लिए तैयार नहीं थे। सम्मेलन में क्रुश्चेव ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति दे गोल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री शेख मिलन से तो हाथ मिलाया, किंतु आइजनहावर के हाथ बढ़ाने पर क्रुश्चेव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आइजनहावर द्वारा भविष्य में ऐसी कार्रवाई न करने के आश्वासन व देबाल और मैकमिलन द्वारा गतिरोध को दूर करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में क्रुश्चेव ने भाग ही नहीं लिया। फलस्वरूप सम्मेलन की कार्रवाई बंद करनी पड़ी। तीसरा है इसमें क्यूबा संकट। पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज में गहरी निराशा छा गई। क्रुश्चेव ने भी महसूस किया कि उन्हें इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए था। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सुलह की पहल की और क्रुश्चेव ने 10 नवंबर 1960 को वक्तव्य जारी किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सब प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, किंतु समय बीतने के साथ ऐसे संबंधों की कटुता दूर हो जाती है। इसकी परवाह न कीजिए कि समुद्र कितना तूफानी है, तूफानों के बाद हमेशा शांति आती है और यही अंततः U-2 विमान की घटना के बाद होगा। इसकी जासूसी उड़ान शत्रुतापूर्ण कार्य थी, किंतु कुछ समय बाद यह तूफान भी शांत हो जाएगा। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जॉन एफ कैनेडी के विजय होने से एक नई आशा का संचार हुआ। क्रुश्चेव ने कैनेडी को बधाई थी, जिसका उन्हें आशापूर्ण जवाब मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा कि हम किस तरह की शांति चाहते हैं, कब्रिस्तान की शांति या खामोश बैठे गुलामों की शांति नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति जिसमें जीवन जीने लायक लगे तथा जिसमें मनुष्य जाति और विभिन्न राष्ट्र आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर संसार छोड़कर जा सके। कैरेबियाई महाद्वीप में स्थित क्यूबा हर दृष्टि से दोनों महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक और रूस के लिए वह लकड़ घोड़ा ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, तो दूसरी ओर अमेरिका के लिए वह गठिया रोग जैसा हो सकता है। सामरिक दृष्टि से दोनों महाशक्तियों के लिए इस महत्वपूर्ण राष्ट्र में 1958 में डॉक्टर फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। उसके द्वारा सोवियत संघ के साथ संबंध बढ़ाने से अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि क्यूबा के जरिए रूस उसके पड़ोसी देशों में प्रभाव जमाने का प्रयत्न कर रहा था। कास्ट्रो सरकार को विशाल सोवियत सैनिक व आर्थिक मदद मिल रही थी। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में नए सैनिक अड्डे स्थापित किए, जिसमें रॉकेट प्रक्षेपास्त्र रखे। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के खतरे को भांपकर 22 अक्टूबर 1962 को क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। उसने अपनी नौसेना को आदेश दिया कि क्यूबा की ओर जाने वाले वे ऐसे समस्त जहाज़ों को रोक दे जिनमें आक्रामक शस्त्रास्त्र भरे हों। सोवियत संघ ने मामले की गंभीरता महसूस करते हुए शीघ्र ही क्यूबा से सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। यदि रूस ऐसा निर्णय नहीं लेता और अमेरिका उसका प्रतिकार करता तो शायद शीत युद्ध की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में होती। क्यूबा संकट के बारे में दोनों महाशक्तियों द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाना शीत युद्ध के स्थलीकरण में मील का पत्थर साबित माना जा सकता है। इस संबंध में एडवर्ड का मानना एकदम सही है कि क्यूबा के बाद से ज्वार एक ही दिशा में बह रहा है। वाशिंगटन से लगातार और गुप्त कथन के साथ उष्ण स्थलों का क्रमिक शीतलीकरण हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्लास में।